हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बडीज़। गाइस, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आ चुकी हूँ। और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नीट की प्रिपरेशन अब हम करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं और एमएनएस अब थ्रू नीट होने वाला है। ये सब कुछ मैं आपको अपडेट कर चुकी हूँ। और आज से मैं आपको एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसकी वेटेज मैंने देखी ज़्यादा है, इसलिए हम पहले वो चैप्टर फिनिश करेंगे जो बहुत ज़्यादा ही वेटेज के हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायो तो वैसे हम पूरी ही पढ़ेंगे, एक भी चैप्टर बायो का हमें नहीं छोड़ना, ठीक है। चाहे 2 बार ही रीड करें, पर हमें वो पढ़ के जाना है। हमारे माइंड में थोड़ी सी भी चीज़ अगर रहती आती है उस चीज़ की, उस टॉपिक की, हमारे माइंड में थोड़ा सा भी याद हमें आ जाता है पेपर के टाइम, तो हम 50-50 जिसमें हम होते हैं हम उसे अटैम्प्ट कर लेते हैं और वो बाय लक सही हो जाता है। ओके, सो गाइस, मैंने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है नीट के एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चैप्टर से ही स्टार्ट करूं, इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट किया। और ये है मेरी क्लास 12th की बुक, एनसीईआरटी बायो। ठीक है, बायो के लिए हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिजिक्स के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री के लिए भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा अभी मेन और फर्स्ट एम और फर्स्ट गोल क्या है कि हमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स ख़त्म करने हैं जल्दी से जल्दी। जितना रीड कर सकते हैं हम उतना रीड करेंगे। तो आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें गाइस आप देख सकते हो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश करना है हमें। हमें इतना डिटेल में नहीं कि हम एक चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटा लगा दें, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और अंडरलाइन करते हुए आगे चलना है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ फ्लावर अ फैस्किनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम फ्लावर्स में क्या होता है ये वो बोल रहा है। यहाँ पे इसने कुछ भी खास नहीं बोला, बिकॉज मैं एक बार रीड कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है इसने यहाँ पे क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ठीक है। दूसरी बार मैं आप लोगों के साथ रीड कर रही हूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए और मेरी रिविज़न हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर। ह्यूमन बीइंग का फ्लावर के साथ एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे यही बोलना चाहता है कि ह्यूमंस हो गए, वो अपने फंक्शंस में, किसी भी चीज़ में फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई लव के लिए, अफेक्शन के लिए, हैप्पीनेस, ग्रीफ, सबके लिए फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। बस यहाँ पे यही बोला गया है। आगे देखो, आगे ये डायग्राम, मैं यही कहूँगी कि डायग्राम मत छोड़ना, डायग्राम ज़रूर देखो, लेबलिंग ज़रूर देखो, बिकॉज नीट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप देखोगे कि फ्लावर्स हैं और आपको दे देंगे और ABCD टाइप पूछ लेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देख लो। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो आप देख लो, नीचे की साइड हमारी होती है ओवरी, ठीक है। सबसे पहले नीचे होती है ओवरी और सबसे ऊपर आपको क्या दिखता है, सबसे ऊपर आपको दिखते हैं पेटल दिखते हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक, ये आपको दिख रही होगी स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट होती है, जो अंदर डंडी सी जा रही है, ये फिलामेंट हो गई। ये हमारा सबसे टॉप पे स्टिग्मा होता है और स्टिग्मा के नीचे स्टाइल होता है। ये है, बस आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि लेबलिंग आ जाती है। मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करवा रही हूँ, इस चैप्टर में हाईलाइट करवा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आगे कर देखो तो प्री फर्टिलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और इवेंट हमें पढ़ने हैं, ओके। तो आप देख सकते हो कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज are initiated which led to a differentiation and further development of the flower primordium. Inflorescence are formed which bear the flower bud. Inflorescence जो है वो formed होती है जिसके पास flower buds भी होते हैं और फिर flower होते हैं। In the flower, main thing is this, okay, main point ये है। In the flower, the male and female reproductive structure, androecium and the gynoecium. कन्फ्यूज़न हो जाती है गाइज, मैं सच बताऊँ अगर आपको तो मुझे कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। मेल फीमेल में गाइनोशियम कौन है, एंड्रोशियम कौन है, मतलब मैं भूल जाती हूँ। मैं याद अच्छे से करती हूँ पर फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एंड्रोशियम मेल था या फीमेल था। तो मेल एंड्रोशियम, ओके, फीमेल है गाइनोशियम। डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप्ड, ठीक है। मेल एंड्रोशियम, फीमेल गाइनोशियम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर हम आ जाते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स।
ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर। बी है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। स्टेमन ऐसा होता है, ओके, ये स्टेमन है हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि फिगर 2.8 शो कर रहा है स्टेमन के 2 पार्ट्स, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बायलोब्ड होता है। गाइज एक एक लाइन अच्छे से रीड करो क्योंकि क्वेश्चन एक एक लाइन से बन जाता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी लेके आने वाली हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी करो मेरे साथ प्रैक्टिस, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी और साथ में आप मेरे साथ अगर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी देखो, आप लोग भी करो, एग्ज़ाम में आपके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। तो आप देख सकते हो इस पैरा में, ये पैरा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड करना, ठीक है। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, ये आपको दिख रही है और डायग्राम को ना देख देख के रीड करो, ये आपको दिखा भी रहा है तो आपके ना माइंड में एक इमेज जो है वो भी बन रही है, तो आप इसको अच्छे से देखो। एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट attached to the thalamus or the petal of the flower. The number and length of stamen are variable in flower of different species. अब इसने यहाँ पे ये लाइन बोली है, जो लाइन समझ में आ रही है ना अच्छे से उसको समझो। एक दो लाइन्स ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, उनको भले ही आप रीड मारो, रट्टा मारो, बट जो लाइन्स है ना NCERT की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी है गाइज। सो अगर आपको बाहर से कोई साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ उसे आप इग्नोर करना, ओके। सो NCERT की लैंग्वेज बहुत ईजी है बच्चे, तो प्लीज़ NCERT की लाइंस को समझो भी। और एक दो लाइंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ लाइंस ऐसी आ जाती है जो मुझे भी समझ में नहीं आता है, तो हम फिर उसको अच्छे से रीड करेंगे और गट्टा मारेंगे, मारना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड विद ईच लोब हैव 2 theca डाइथीशियस। एंथर बायलोब स्ट्रक्चर होता है, ईच लोब हैविंग 2 theca, 2 theca होते हैं इसलिए डाइथीशियस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप रीड करोगे अच्छे से, यहाँ पे भी रीड करना, द बायलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। द एंथर इज़ अ 4-sided मीन्स टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंथर इज़ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 4-sided होता है एंथर, तो इसके टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि कॉर्नर्स पे लोकेट होते हैं, 2 in each लोब, ठीक है। 2 लोब होते हैं ना, 2 लोब्ड होते हैं, तो 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हो गए। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनते हैं? पॉलन सैक बनते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल्दो द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। अब आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब हमने माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो अब देखोगे कि इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, 4 लेयर्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, एंड हेल्प इन द डिसीजन ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। पहली 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं और इनर मोस्ट वॉल लेयर है टैपिटम, ये क्या करती है? पॉलन ग्रेन को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ द टैपिटम पोजेस, अब टैपिटम के सेल्स क्या अपने आप पास क्या रखते हैं? उनके पास साइटोप्लाज्म होता है, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और मोर देन 1 न्यूक्लियस भी होता है टैपिटम के पास, ठीक है। तो यही है कि व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनियस टिश्यू। जब एंथर यंग होता है ना तो एक ग्रुप होता है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सेल्स, उनको हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं, ठीक है।
अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप हो जाता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, वो मियोटिक डिवीजन कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये बताई थी कि एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। एक चीज़ ये बता रही हूँ कि एंथर जब डेवलप होने लगता है, मेच्योर होने लगता है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस हो जाता है कभी कभी, माइटोटिक कर देते हैं बच्चे, मियोसिस कर देते हैं, तो ये मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, आप नेक्स्ट पेज पर तो देखो, ये डायग्राम अच्छे से यहाँ पे समझा रखा है। ये है हमारा एंथर, नॉट एंथर, ये है हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर। ये यंग एंथर है, नॉट मेच्योर। ठीक है, मेच्योर ये इस समय हुआ है, तो यंग एंथर है। ये हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने बताए थे 4 होते हैं, तो एक लोब में 2, एक लोब में 2। या मैंने आपको बताया भी था कि लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस है, देखो आप, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। ठीक है, ऐसा होता है ये कुछ। फिर माइक्रोस्पोरोजेनियम, जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनियम है, उसका आप देखोगे तो उसको ना एकदम लार्ज व्यू में दिखाया गया है, और उसकी लेयर्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सब। फिर यहाँ पे भी हमें कुछ बताया गया है कि ईच सेल ऑफ दिस स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन इज द पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या, यहाँ पे किसका काम हो रहा है, अगर आप देखो तो एक वर्ड बहुत हाईलाइट हो गया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस डायग्राम में भी दिख रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है पॉलन मदर सेल के थ्रू मियोसिस, PMC, पॉलन मदर सेल, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे एक और लाइन आएगी, एक और डेफिनेशन आएगी, वो आएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा में क्या होता है, जब मेगा मदर सेल करके कुछ होता है, आई थिंक अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें अभी रिमाइंड हो जाएगा अच्छे से। तो देखो आप, माइक्रोस्पोर एट द फॉर्म are arranged in a cluster of 4 cells, microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो ये माइक्रोस्पोर आप देख रहे हो कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। Inside each microsporogenium several thousand of microspore और pollen grains. आपको दिख रहा होगा हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन दिख जाएंगे। फिर हमारा आता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। ये यहाँ पे आप रीड करोगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊँगी। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। पॉलन ग्रेन जनरली स्पेरिकली मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर्ड वॉल होती हैं, एक्साइन होती है और इंटाइन होती है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperature and strong acid and alkali. No enzyme that degrades sporopollen is so far is known. Pollen grain exine has prominent departure called jump pore where sporopollen is absent. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पैरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत। पॉलन ग्रेन्स जनरली यही बोल रहा है इसका कितना होता है मेजरिंग करके। बस इतना याद रखना कि पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन होती है बाहर वाली, इंटाइन होती है अंदर वाली। एक्साइन आउटर लेयर होती है, किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की बनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये लेयर। ठीक है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, ये कितने भी ज़्यादा टेम्परेचर में, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कली हो, सब में ये रह सकती है, इसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। पॉलन ग्रेन एक्साइन के पास एक अपार्चर होता है, एक जगह होती है, जम्प पोर बोलते हैं उसे। यहाँ पे ना स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, एब्सेंट,
असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन आते हैं नीट में अब, और वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्पोरोपोलिन मतलब असर्शन रीज़न आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, तो वहाँ पे ना ये लिखा होगा कि स्पोरोपोलिन इज़ प्रेजेंट, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एब्सेंट है, एब्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एब्सेंट है। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये वेल प्रिजर्व हो जाते हैं क्योंकि इनके पास स्पोरोपोलिन होता है। बेसिकली स्पोरोपोलिन एक बहुत ही ज़्यादा, आप वर्ड देख रहे हो कितना हाईलाइट होगा, ये मीन्स बार बार यूज़ होगा, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर वॉल है हमारी इंटाइन, ये थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, मेट होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके पास 2 सेल्स आ जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है बहुत, ये ना फूड रिजर्व कर लेता है, ठीक है, और इसका लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल छोटा होता है और साइटोप्लाज्म में ही बहता रहता है, किसके, वेजिटेटिव सेल के। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हो पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जीज भी कर देते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अस्थमा हो गया, ब्रोंचिटिस हो गया, ठीक है। इट मे बी मैंशन दैट पार्थिनियम और कैगेट गैस दैट कैम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्विशियस इन अक्वेंस इन कॉज पॉलन एनर्जी। बेसिकली ये एलर्जी भी कर देता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। पार्थिनियम कैगेट गैस, हमारे इंडिया में ऐसी कोई चीज़ आई थी एक टाइम पे कि पार्थिनियम और कैगेट गैस टाइप, ठीक है, ये डिसीज़ जो है ये आई थी और इसने हमारे पॉलन एलर्जी भी कॉज की थी। आगे देखो, तो यहाँ पे अब उसके फ़ायदे बताए गए हैं कि पॉलन ग्रेन क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स, लोग पॉलन टैबलेट्स को यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। पॉलन प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लार्ज नंबर में टैबलेट्स सिरप्स बनाई जाती हैं। पॉलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ये आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रॉयसेक के बारे में कुछ बातें की गई हैं। यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि क्या मतलब टर्म्स बताए गए हैं यहाँ पे टर्म्स, ठीक है, जैसे कि द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, जब सिंगल पिस्टल जो कंसिस्ट करता है उसे हम मोनोकार्पली बोलते हैं। जब मोर देन 1 पिस्टल होता है तो मल्टीकार्पली बोलते हैं। एक एक वर्ड्स मत छोड़ो, एक एक वर्ड्स को देखो, एक एक वर्ड्स को समझो, छोड़ो कुछ मत, ठीक है। when there are more than one pistol may be fused together, जब पिस्टल्स फ्यूज्ड कर जाती हैं एक साथ उसे हम साइन कार्पस बोलते हैं, जब पिस्टल फ्री रहती है उसे हम एपोकार्पस बोलते हैं। ईच पिस्टल है 3 पार्ट, पिस्टल के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इनको आप अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। द बसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी, सबसे नीचे वाला पार्ट ओवरी होता है। ओवरी के अंदर हमारी ओवेरियन कैविटी होती है जिसे लॉक्यूल बोलते हैं। प्लेसेंटा जो है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी, और उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज इम्पॉर्टेंट, प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है। प्लेसेंटा अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या बनता है, मेगा स्पोरेंजिया बनता है। अभी हमने माइक्रो पढ़ा था, अब हमने मेगा आ गए, तो प्लेसेंटा से मेगा स्पोरेंजिया बनता है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1, किसी किसी में ओवरी में ओव्यूल 1 होते हैं, किसी किसी में बहुत सारे होते हैं। 1 किस में होते हैं, वीट, पैडी, मैंगो। बहुत सारे किस में होते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से अटैच्ड है स्टॉक के थ्रू, ठीक है, जिसको हम फनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम, जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज़ करती है फनिकल के साथ, किस रीजन में करती है, हीलियम, हीलियम एक रीजन है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखो सारी लेबलिंग दिख रही है। फनिकल क्या होता है, हीलियम क्या होता है, चलिजिपोल सबसे नीचे होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको देख लेना प्लीज़। सो गाइज ये है। फिर मेगास्पोरेंजिनेसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था आगे कि वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है।
आगे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, इसको आप रीड करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना आपको 7-8 न्यूक्लियस 7 सेल वाला सिस्टम याद करना है। मैं सच बताऊँ, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, बिकॉज मुझे ज़्यादा ढंग से इस चीज़ को समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। बट जब मैंने 2-3 बार इसको रीड किया तो मुझे समझ में आ गया। तो मैं चाहती हूँ आप रीड करो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पॉलिनेशन आप सबको पता है क्या होता है। ये ऑटोगैमी बहुत ईजी है गाइज, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा और मुझे ये याद हो गया। ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी बहुत ईजी है। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लोगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में भी आपको कुछ नहीं करना, बस रीड करना है, हो जाएगा ये भी। ऑर्बिटिंग डिवाइसेस में मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इनको शॉर्ट में लिखा है मैंने क्योंकि बहुत बड़ा पैरा है, तो आप अगर देखो तो इनको शॉर्ट में मैंने लिखा है। ऑर्बिटिंग डिवाइस बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। ऑर्बिटिंग डिवाइस में ना आप ना जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, आप उसको बचाते हो कि मीन सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो इसलिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। या तो मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग फ्लावर में होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बेसिकली अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करेंगे तो नहीं होगा। इसको आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा, वरना आपने ये 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं इन्हें भी एक बार रीड करना। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी आपको रीड करना है। इसमें कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है, इसमें हमें ये जानना है। ठीक है, इमैस्कुलेशन बेसिकली क्या होता है। इमैस्कुलेशन यही होता है कि एंथर को रिमूव करना अच्छे से, ठीक है, फोर्सेप के थ्रू, और उसे चेक करना, देखना। और बैगिंग से हम स्टिग्मा को छुपाते हैं, यही होता है इसमें। फिर आप देखोगे तो एम्ब्रॉय कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म। चैप्टर ये बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आप छोड़ के तो जा ही नहीं सकते हो। बस यही लास्ट है, एपोमिक्सिस क्या होता है, एम्ब्रॉयनी क्या होता है। आप रीड करना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछो। ठीक है, अगर आप बोलोगे सेकंड पार्ट बनाऊँ मैं इस चैप्टर का, या आपको चाहिए कि मैं आगे के पेज नंबर्स भी क्लियर करूँ या समझाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, और वीडियो को कर लो सबसे पहले लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि मेरी डेली वीडियोस आने वाली हैं। मैं PYQ भी सॉल्व करवाने वाली हूँ, सब कुछ करवाने वाली हूँ, बिकॉज मैं भी MNS चाहती हूँ, MNS की सीट चाहती हूँ, इसलिए हमें स्कोर करना ही होगा। गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।